अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेख एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज़ अकेडमी। आज हम लोग बेसिक डेफिनेशंस का टॉपिक नंबर 2 1.3.2 एटम को स्टडी करेंगे कि एटम क्या होता है। अच्छा, एटम जो है वो केमिस्ट्री की टर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल है और आज से आगे नेक्स्ट जितनी भी आप क्लासेस पढ़ेंगे वहाँ पर एटम का वर्ड बहुत सारा यूज़ करेंगे, बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे। एटॉमिक मॉडल की फॉर्म में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, एटॉमिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में और बहुत सारे वर्ड्स के साथ हम एटम का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमें एटम पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ कि एटम क्या होता है, किसने कंपोज किया, कहाँ से आया, कैसे आया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज हम इस अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एटम का जो वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड से आया था जिसका नाम है, जो वर्ड था एटोमोस। ठीक है, इस एटोमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल और इनकटेबल। और ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड, ये इंट्रोड्यूस कराया था डेमोक्रिटस ने। किसने कराया था? डेमोक्रिटस ने। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था वर्ड एटम। ठीक है, जब एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि हर पार्टिकल, हर एटम जो है वो हर एलिमेंट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। वो पार्टिकल्स जो हैं वो एटोमोस कहलाते हैं। ठीक है, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो उसको इन्होंने ग्रीक वर्ड में एटोमोस कहा था। और एटोमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी कि ना दिखाई देने वाला, इनकटेबल, इनकटेबल मतलब कि ना मजीद तोड़ा जाने वाला। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कहलाता है एटम। यहाँ ब्रैकेट में मैंने एलिमेंट लिखा है क्योंकि इससे पहले जब हमने एलिमेंट मैटर पढ़ा था तो हमने मैटर की क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा था कि मैटर की प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो क्लासिफिकेशन होती है और प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट होता है एलिमेंट। तो मैटर का ही पार्ट हो गया ना एलिमेंट, तो इसलिए हम एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं। एटम को जो है हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं ना, अगर मैं एटम की साइज की बात करूं, एटम साइज, तो एटम का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। यानी कि अगर अब एक रेडियस जो होगा ना, वन रेडियस या एवरेज रेडियस ले लें, एवरेज रेडियस ऑफ एन एटम, एवरेज रेडियस ऑफ एन एटम इज 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर मतलब 0.1 के भी आप 10⁻⁻⁹ कर लें, इतने हिस्से कर लें, तब जाके हमारे पास एटम का साइज बनता है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जो पेन होती है ना, हमारे पास पेन का जो हेड होता है, पेन की जो हेड होती है, उसके अंदर तकरीबन 5 मिलियन हाइड्रोजन एटम होते हैं। 5 मिलियन हाइड्रोजन एटम। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो पेन होती है तो बहुत बारीक सी होती है ना, उसके हेड के ऊपर, सिर्फ उसकी हेड की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 5 मिलियन हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अब अंदाजा लगा लें कि एटम जो है वो कितना छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, और अगर मैं एटम के साइज की बात करूं, एटम के साइज की बात करूं तो मैं यही लिखता हूं। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, है ना, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। अब एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं ना, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, एक आपकी बुक के अंदर ना डायग्राम बनी होगी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, पीरियोडिसिटी या एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में एक पीरियोडिक टेबल बना होगा, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स। तो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, उनका मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं एटम के मास की बात करूं तो एटम का मास जो है वो 1.67 एक्सपोनेंट -27, 1.67 एक्सपोनेंट -27 से लेकर 4.52 एक्सपोनेंट -25 किलोग्राम तक इसका मास जो है वो वेरी करता है। यहां से 4.52 एक्सपोनेंट -25 है ये। ठीक है जी, तो एटम का साइज और मास देख लें कितना छोटा होता है, तो हम इसको अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है जी, एटम जो है वो मैटर का बेसिक यूनिट होता है। जाहिर है, जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का तो वो बेसिक यूनिट भी होगा। ठीक है, और ये एटम जो है हमें एलिमेंट का स्ट्रक्चर बताता है, एलिमेंट का स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने जो है वो एटम
के बारे में हमें बताया था कि एटम क्या होता है। बाकायदा इन्होंने एक एटम का मॉडल पेश किया था, एटम का मॉडल पेश किया था। टोटल एटम्स के ऊपर ना मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने जो है वो मॉडल पेश किए। टोटल हम 5 जो है जो फेमस हैं और जो अभी तक जो है वो इन है हमारी बुक्स के अंदर मौजूद है, उनके बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल जॉन डाल्टन जो है वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम को क्या किया, डिस्कवर्ड किया। क्या किया? एटम को डिस्कवर्ड किया। देखें, डेमोक्रिटस साहब ने जो है वो वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था कि एटमोस होता है, उसके मायने इंडिविजिबल होते हैं, सही है, जिसको एटम कहा गया। लेकिन जॉन डाल्टन ने बाकायदा तौर पे एटम को डिस्कवर्ड करके हमें बताया इन द शेप ऑफ मॉडल, ठीक है, एटॉमिक मॉडल की फॉर्म में। ऑलराइट, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एटम जो है वो दिखता कैसे है। एटम दिखता कैसे, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एटम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारी बुक्स के अंदर अगर आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ये देख लें। अपने पास ना रजिस्टर में एक अच्छे से नोट्स बना लिया करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके आगे आने वाले बहुत काम आने वाली हैं, तो इनको लिख लें। ये नहीं कि बुक में अगर छोटी सी डेफिनेशन लिखी है तो मुझे वही याद करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग ये भी अपने पास नोट कर लिया करें, भले साइड पोर्शन बना के कर लें, लेकिन कर लें, काम आएगी। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था हमारी बुक के अंदर जो है वो एटम को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में एटम इस तरीके से नहीं होता, बल्कि एटम की अगर आप इंटरनेट पे पिक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ही बना हुआ होता है और इस तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर इस तरीके से ही दिखाना बहुत मुश्किल होगा ना कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, तो इसलिए हम इस तरीके से बुक्स के अंदर जो है वो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। बाद में जब आप आगे क्लासेस में चले जाएंगे तो फिर इस तरीके से ही आपको मॉडल प्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो एटम दिखता कैसे? तो एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम कंसिस्ट ऑफ अ, या एटम के आप समझ ले 2 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, सही है। एक कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है, और एक कहलाते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, ठीक है, मुख्तलिफ नाम होते हैं इसके। तो जो न्यूक्लियस होता है वो ये आपको दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, और जो शेल्स हैं ये रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सो ऑन, बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये शेल कहलाते हैं, ठीक है। तो एटम जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक कहलाता है न्यूक्लियस, एक कहलाता है शेल, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो किस पे कंसिस्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, नंबर 1 न्यूट्रॉन एंड नंबर 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर मैंने ये कलरिंग की है तो आप समझ लें जो रेड कलर में है वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ग्रीन कलर में है वो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। दैट्स वाई जो न्यूक्लियस हो गया वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज। जबकि हम ये अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं शेल्स, और इन शेल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किए हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जा रहे हैं ना मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, इनको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि देखें जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है ना, ये तो अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी शेल्स चेंज करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, कभी ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हर वक्त मूवमेंट में होते हैं, तो इनकी मूवमेंट की वजह से ये एक क्लाउड नुमा बना देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर घूम रही होती है इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे, तो हम इस चीज़ को कहते हैं क्लाउड। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की सूरत पर फॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, समझ आ गया। तो ये होता है एटम। आई होप आप लोगों को एटम समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल जो है हमारे पास 5 मॉडल आए एटम्स के। कितने मॉडल्स आए? 5 मॉडल्स। वो 5 मॉडल्स मैं आपको यहाँ पर शेयर करके बताता हूँ कौन कौन से हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 18th सेंचुरी के अंदर एटम तो डिस्कवर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने सोचा कि एटम जो है वो
सिर्फ सबसे छोटा पार्टिकल तो है नहीं, इसके छोटे और पार्टिकल हैं, ये मजीद जो है वो तोड़ा जा सकता है। फिर बाद में क्या मैंने बताया, जैसे स्ट्रक्चर में हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए, और ये डिस्कवर्ड किसने किए, इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड किया, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर्ड किया। ठीक है, इनकी डिस्कवरी जो है हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जब ये एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हो गए तो लोगों ने कहा, साइंटिस्ट ने सोचा कि ये किस तरीके से दिखता है, तो सब ने अपने अपने मॉडल पेश किए और वो सारे के सारे मॉडल ठीक थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ डिफेक्ट्स थे, उनको दूर कर लिया गया, लेकिन उन्होंने अपने अपने मॉडल क्या किए, पेश किए। तो सबसे पहला जो मॉडल पेश किया उन्होंने, वो जॉन डाल्टन ने किया था, जैसा कि मैंने अब तक आपको बताया भी कि इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया एटम। तो जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है और इनके मॉडल को सॉलिड स्फीयर मॉडल या ब्लेयर्ड बॉल मॉडल भी कहा जाता है, ब्लेयर्ड बॉल मॉडल। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से होता है। जे थॉमसन साहब ने अपना जब मॉडल पेश किया तो उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। नंबर 4, नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है, प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आते हैं एरविन श्रोडिंगर्स मॉडल। एरविन श्रोडिंगर्स मॉडल को इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये लेटेस्ट मॉडल है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड या क्वांटम मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि आजकल जो है वो जो साइंस है, जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, वो क्वांटम लेवल पे स्टडी होती है, तो इसको हम क्वांटम मॉडल भी कहते हैं। ठीक है जी, ये बात आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी, आई होप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।